दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी नेट सहाय दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और आज की क्लास हमने हिंदी आलोचना के कुछ महत्वपूर्ण कथनों को लिया है जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये जो कथन है, ये कुछ कथन तो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कि अन्य अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने यहाँ पर रखे हैं। पहला कथन है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत सभी पर कविता हो सकती है, ऐसा महावीर चतुर्वेदी ने कहा है। रसज्ञ रंजन में 1920 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे एक और कथन है कि किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं, श्याम सुंदर दास ने कहा है रूपक रहस्य में। रूपक रहस्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है। चिंतामणि भाग 2 में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। ठीक है, आगे बात करती हूँ। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है रस मीमांसा में। आपको ये भी याद रखना है कि ये कथन किस ग्रंथ से लिया गया है, किस आलोचनात्मक ग्रंथ से लिया गया है। तो रस मीमांसा में लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। आगे आचार्य शुक्ल का कथन है, काव्य में प्राकृतिक दर्शन से लिया गया है, सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। नेक्स्ट आचार्य शुक्ल का ही कथन आता है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बाहरी बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल का कथन है हिंदी साहित्य का इतिहास से। आगे एक और कथन आता है, आचार्य शुक्ल ने लिखा है घनानंद के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास में ही, कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। बताना चाहूंगी ये जो पीडीएफ है ऑलरेडी वो जा चुका है पैड कोर्स वालों के लिए। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैंने कहा कि उनके लिए भी अपलोड कर दूं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि इनका सा देव कविसा अर्थ यानी सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। ठीक है, आगे बात करती हूँ। आचार्य शुक्ल के कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि कामायनी में प्रसाद ने नर जीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में ये कहते हैं। आगे उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि ओह सॉरी कि संगीत को काव्य और काव्य को संगीत से अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। हिंदी साहित्य में कहते हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने कहा है कि कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता है। आगे एक और कथन आता है कि अनूठी से अनूठी उक्त तभी काव्य हो सकती है जबकि उसका संबंध मधुर कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से होगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल का कथन है ये। आगे बात करते हैं कि संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकालने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने कहा। ये रिपीट कथन हो गया है, माफ कीजिएगा। आगे है यथार्थवाद की विशेषता में प्रधान है लघुता और की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। ठीक है, लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात जयशंकर प्रसाद का कथन है। एक और कथन आता है कि यथार्थ में वाद में स्वभावतः दुख ही प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। तो यह कथन लिया गया जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही कहा गया है। इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण उनको मैंने रेड से वैसे भी ऑलरेडी किया हुआ है। आगे आता है कि कविता की भाषा में से मनोरंजन तो होता है परंतु वह जीवन संग्राम के काम नहीं आता। यह कथन निराला जी का है। आगे फिर एक कथन आता है महादेव वर्मा का कथन है कि सत्य अपनी एकता में असीम रहता है तो सौंदर्य अपनी अनेकता में अनंत है। आगे कथन मुक्ति बोध का आता है कि राजनीति और साहित्य मात्र अभिव्यक्ति में भिन्न है, उनका मूल है आज का यथार्थ, उसके लक्ष्य, उसके अभिप्रेत, उसके संघर्ष। मुक्ति बोध का कथन है। आगे फिर आता है कथन कि चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह का यह कथन है। आगे फिर आता है कि मैंने कला पक्ष की अवहेलना न करते हुए भी भाव पक्ष को अधिक मुख्यता दी है। ठीक है, बाबू गुलाब राय का कथन है, अध्ययन और आस्वाद से लिया गया है। आगे फिर गुलाब राय जी का कथन है, सिद्धांत और अध्ययन से लिया गया है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं
कि कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दमित प्रवृत्तियों के उदांतीकरण द्वारा ही मनुष्य स्थूल पशु चेतना से ऊपर उठा और मानव में काव्यात्मक सौंदर्य चेतना भी तभी जगी, किसी दूसरे कारण से नहीं। ठीक है, देखा परखा से इला चंद्र जोशी ने यह वक्तव्य कहा है। आगे आता है कि छायावाद और ग्रामीण बोलियों के नए गीत एक ही रस परिवार के हैं, सहोदर है। इन गीतों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद फीका लगने लगा, दोनों बासी हो गए। ताजगी की दृष्टि से नए गीत ही नई कविता है। ठीक है, वृत्त और विकास में शांतिप्रद द्विवेदी जी ने कहा है ये। आगे बात करते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं साहित्य सहचर में कि साहित्य मानव जीवन से सीधा उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिससे मनुष्य ने देखा, अनुभव किया, सोचा और समझा है। ठीक है, आगे और बात करते हैं कि मैं कविता को जीवन तक पहुंचने की सबसे सीधी और सबसे छोटी राह मानता हूँ। यह मस्तिष्क नहीं हृदय की राह है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है अर्धनारीश्वर में। फिर एक कथन आता है अगजेन जी का, जो कि त्रिशंकु से लिया गया है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के माफ कीजिएगा, कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का एक पर्याप्त अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ठीक है, अगजेन ने कहा त्रिशंकु में। आगे रामविलास शर्मा का कथन देखते हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं में। ये लिखते हैं कि कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। ठीक है, रामविलास शर्मा का है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याओं से लिया गया है। आगे एक और कथन आता है कि शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनपदों के इतिहास का सामंत काल है, वीर गाथा काल रीतिकाल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल रीतिवाद का द्वितीय उत्थान। ठीक है, रामविलास शर्मा कहते हैं हिंदी जाति की समस्या में। आगे बात करती हूँ कि नगेंद्र ने आलोचक की आस्था निबंध है, या यूं कहें कि ये उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ भी है। सौंदर्य कोई निरपेक्ष वस्तु नहीं है, उसका निर्माण भी तो कलाकार की अपनी भावनाओं और धारणाओं के आधार पर ही होता है। ठीक है, तो नगेंद्र जी का कथन है। रस सिद्धांत में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि रस एक व्यापक शब्द है, वह विभावानुभाव व्यभिचारी संयुक्त अस्थायी अर्थात परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, वरन उसमें काव्यगत संपूर्ण भाव संपदा का अंतर्भाव है। आगे बात करते हैं नगेंद्र आलोचक की आस्था में लिखते हैं कि सच्चा कलाकार सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही कला की साधना करता है, अपनी भावनाओं, मान्यताओं अथवा विचारों का प्रचार सच्चे कलाकार का उद्देश्य नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचक की आस्था में लिखा है। रामविलास शर्मा लिखते हैं भारत की समस्या में भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक है, तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। आगे बात करते हैं कि कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का भ्रम है, न हेगल का निरपेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। ठीक है, आस्था और सौंदर्य में कहते हैं रामविलास शर्मा जी ने कहा है। आगे बात करती हूँ कि जीवन एक विस्मयकर विभूति है और मानवीय संबंध और भी विस्मयकर, अगजेन जी कहते हैं आत्मनिपद में। आगे बात करती हूँ रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं मिट्टी की ओर में कि कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं ज्ञान शिखा में कि साहित्य वस्तुतः मनुष्य का वह उच्छ्रित आनंद है जो उसके अंतर में अट नहीं सका था। आगे आता है ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिद्धांत और अध्ययन में सौंदर्य को हम वस्तुगत गुणों व रूपों का ऐसा सामंजस्य कह सकते हैं जो हमारे भावों में सम्य उत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय कर ले, सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष है। ठीक है, बाबू गुलाब राय ये लिखते हैं। आगे बात करती हूँ, बाबू गुलाब राय ने कहा कि कलाकार के आनंद की श्रेय और प्रेय तथा आदर्श को समन्वित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, बाबू गुलाब राय लिखते हैं। नामवर सिंह ने लिखा है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। ठीक है, आगे बात करती हूँ कि बहादुर सिंह ने लिखा है, शमशेर बहादुर जी ने, कि मुक्तिबोध की कविता अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर
कमी दूर से ही शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। ठीक है। महादेव वर्मा जी का कथन है कि भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग प्रवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। आगे बात करती हूँ, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। पंत जी का कथन है कि कविता की भाषा चित्रात्मक होनी चाहिए। काव्य में शब्द और अर्थ का भिन्न संबंध होता है तथा भावों की अभिव्यक्ति और भाषा सौष्ठव मुक्त छंद में अधिक सुगमता से व्यक्त किया जा सकता है। पंत जी का कथन है। आगे बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, आदर्शवाद जहाँ आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। ठीक है, प्रसाद जी का कथन है। आगे आता है, यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, विषमताओं तथा क्रूरताओं का नग्न चित्रण होता है। प्रेमचंद का कथन है। आगे आचार्य शुक्ल जी का कथन आता है कि प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। ठीक है। एक और कथन आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जगत अव्यक्त की अभिव्यक्ति है, काव्य उस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतेंद्र जी का कथन है कि रस ऐसी वस्तु है जो अनुभव सिद्ध है, इसके मानने में प्राचीनों की कोई आवश्यकता नहीं। कब अनुभव में आवे मानिए या ना मानिए। ठीक है, ऐसा कहते हैं हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं। आगे आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में ऐसा लिखते हैं। ठीक है। आगे बात करती हूँ, अगला हमारा एक कथन है, वे यानी कौन, भारतेंद्र जी सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंद्र की कला का विशेष माधुर्य है। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं। आचार्य शुक्ल ने यहाँ फिर एक लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास में कि अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं है। फिर ये पद्माकर के लिए लिखते हैं कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभावोक्ति और भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो अनुभूति में मग्न हो जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने ही लिखा है। ठीक है। आगे बात करती हूँ, इम्पॉर्टेंट है, चिंतामणि भाग 1, अपने निबंध चिंतामणि भाग 1 में ये लिखते हैं कि तुलसी और सूर ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर रहे हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता है। चिंतामणि भाग 2 में लिखते हैं कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। आगे काव्य में अभिव्यंजनावाद के लिए लिखते हैं कि शब्द, शक्ति, रस और अलंकार ये विषम विभाग काव्य समीक्षा के लिए इतने उपयोगी हैं कि इनको अंतर्भूत करके संसार की नई पुरानी सब प्रकार की कविताओं की बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और स्वच्छ आलोचना हो सकती है। आगे कथन है श्याम सुंदर दास का, लिखते हैं कि स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतन समस्याओं का समाधान है। मनुष्य मात्र की मनोवृत्तियों और उनकी आशाओं, आकांक्षाओं और उनके भावों, विचारों का यह अक्षय भंडार है। श्याम सुंदर दास का कथन है। आगे एक और कथन आता है कि महावीर जी का है रसग्रंजन में कि कवियों का यह काम है कि वे जिस पात्र अथवा वस्तु का वर्णन करते हैं उसका रस अपने अंतःकरण में लेकर उसे ऐसा शब्द स्वरूप देते हैं कि उन शब्दों को सुनने से वह रस सुनने वालों के हृदय में जागृत हो जाता है। महावीर सद्वेदी कथन है रसग्रंजन से। आगे बात करते हैं, थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण कथन है कि महावीर सद्वेदी जी ने लिखा है कि आलोचना समुच्चय, आलोचना संग्रह का प्रकाशन। ठीक है ना, आलोचना संग्रह जो है या इसका प्रकाशन या ये कहें कि आलोचना समुच्चय का जो हमारा ग्रंथ है वो द्विवेदी जी का है। आगे इम्पोर्टेंट है कि मिश्र बंधु विनोद किस काल में लिखा गया, तो द्विवेदी युग में। आगे आता है कि हिंदी की प्रथम व्यावहारिक समीक्षा समाहित है, तो किसमें, संयुक्त स्वयंवर में। आगे आता है कि देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, कथन है रामविलास शर्मा का। तुलसी को सर्वश्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक तो शुक्ल जी हैं। आगे एक और तथ्य है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक शुक्ल जी हैं। आगे आता है कि द्विवेदी युग के साहित्यकारों के दोषों का उद्घाटन करने वाले आलोचक नंद दुलारी वाजपेयी हैं। ठीक है, वाजपेयी जी हैं। आगे एक और कथन हमारे पास आता है कि मानवीय मूल्यों में गहन आस्था रखने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। मनुष्यता को साहित्य और रस का पर्याय मानने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद जी।
आगे आता है कि वर्ण भेद के आधार पर समीक्षा करने वाले आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर नेक्स्ट आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के समर्थक आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित आलोचक डॉक्टर नगेंद्र हैं। फिर आगे बात करते हैं कि समकालीन समीक्षा की दोनों धारा वस्तुवाद और भाववाद का समन्वय प्रयास है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नेक्स्ट आता है कि आलोचना के नवीन मानदंडों की स्थापना करने वाले आलोचक शुक्ल हैं और दार्शनिक अनुशासन के आलोचक डॉक्टर देवराज हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन हमने आलोचना से लिए थे और आपके आगामी परीक्षा के लिए फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक पसंद करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।